डिस्प्ले हो रहा होगा एक व्हाइट बोर्ड। यस सर। ओके, तो हम यहां से बात को शुरुआत करते हैं कि हम जो हैं वो दो इंस्टीट्यूशंस से गवर्न होते हैं। दो संस्थाएं हम पर, हमारी गवर्नेंस हमारे ऊपर, दो संस्थाएं हैं, उनके थ्रू हम नियंत्रित होते हैं, वो हमें रेगुलेट करती हैं। एक मैंने बताया क्या, स्टेट एंड सोसाइटी। सोसाइटी। समाज सोसाइटी। और हाँ, स्टेट, समाज। स्टेट। है ना, राज्य। और कई बार हमें क्योंकि हम लंबे हमें हमारी ये शुरुआत से सिखाया जाता है और हम बहुत आसानी से सीखते हैं क्योंकि समाज हम पर ज़्यादा हावी है। पर समाज जो डिपेंड करता है, समाज के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो समाज के नॉर्म्स किन बातों पर डिपेंड करते हैं? कहाँ से रूल्स आते हैं, कहाँ से रेगुलेशंस आते हैं समाज के, सोसाइटी के, बताओ। ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन से। तो परंपरा, ट्रेडिशंस, परंपराएं डिसाइड करती हैं कि सोसाइटी कौन से नॉर्म्स को फॉलो करेगा। परंपराएं एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती हैं? अगर परंपराओं को भी हम देखें तो बताओ। आस्था पे। रूढ़ियों पर, है ना। रूढ़ी क्या होता है? जो चीजें फिक्स हो जाती है। तो समाज जो है वो रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी, या चीजें चेंज ना हो, लंबे समय से चली आ रही हैं, जो फिक्स हो गई हैं, उस पर डिपेंड होता है। ये सारी जो रूढ़ियां हैं, ये सारे जो नॉर्म्स हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? आस्था पे। आस्था। बिल्कुल क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछना। आस्थाओं पे। और आस्थाएं आमतौर पर हमारी डिपेंड करती हैं हमारी भावना, यानी कि हमारे इमोशंस। इमोशंस जो हैं वो डिसाइड करते हैं हमारी आस्थाओं को। बिल्कुल सही बात है। इन्हीं भावना या इमोशंस को मानते हुए सोसाइटी में हो सकता है ऑनर किलिंग। तो एक बिहार का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भाई अपनी बहन की हत्या कर सकता है, किल कर सकता है, ये कहते हुए कि बहन नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। और इसने क्योंकि किसी दूसरे, हमारी हमारे परिवार की इच्छा के बिना दूसरे से प्रेम किया, उससे दोस्ती है, और ये हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रूढ़िवादिता है, उसके खिलाफ है। और ऐसे में हमें बहन की इज्जत चाहिए, और बहन को हम वो जो है वो ऑनर किलिंग उसकी कर सकता है। और समाज मोटे तौर पर जिस समाज से वो आता है, जिसने उसको ये प्रेरित किया है, उसको एक अच्छा भाई कह सकता है, अच्छा पिता कह सकता है, जिसने ऑनर किलिंग किया। यस और नो? यस सर। और उसको वो जस्टिफाइड भी कर रहा है, उसका जस्टिफिकेशन भावनाओं पर, आस्थाओं पर, रूढ़ी पर है। और हम समझें, ये जो समाज है, परंपरा है, रूढ़ी है, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज की बात करें जहां पर मेल डोमिनेंसी है, जहां पर सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, वहां पर देखें आमतौर पर इन्हीं जगहों पर करप्शन सबसे ज्यादा है। ये समाज सबसे ज्यादा इन समाजों में करप्शन है। इन समाजों में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किस लेवल पर है? भ्रष्टाचार का मतलब अगर डिफाइन करें तो केवल रिश्वत लेके काम करने को भ्रष्टाचार नहीं कहते। वही केवल करप्शन नहीं है। वो तो बहुत करप्शन का एक बहुत छोटा सा रूप है, रिश्वत ले ली। करप्शन का मतलब है जो मेरी ड्यूटीज हैं उसको मैं वेल परफॉर्म नहीं कर रहा। एक टीचर है जिसको एक प्राइमरी स्कूल में रखा गया, है ना, उसको 50,000 सैलरी दी जा रही है कि वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बेहतरीन पढ़ाए, बट वो करप्ट है।
करप्ट किस केस में है कि वो जो उसकी ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाने की, जिसके लिए उसको प्राइमरी स्कूल में रखा गया है, वो उसको एज पर द बेस्ट नॉर्म्स जो उसको करना चाहिए वैसा नहीं पढ़ा रहा। एक डॉक्टर है, उसका काम था कि वो बेस्ट अपने ढंग से अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, बट डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा। ये सब कुछ करप्शन है। एक अधिकारी जिसको मिड डे मील बांटने के लिए मिला था स्कूल में, वो करप्ट है। और उस बीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है, उसने मिड डे मील का पैसा खा गया। तो सब करप्शन है। और एक करप्ट समाज बहुत, आप इसका कोरिलेशन देखेंगे तो वो जो मेल डोमिनेंसी है वहां पर बहुत हाई है। और उसके एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल है। हम देखें, मेल डोमिनेंट सोसाइटी इंडिया की खुद सोसाइटी है जो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, पाकिस्तान की सोसाइटी, बांग्लादेश की सोसाइटी, अफगानिस्तान की सोसाइटी, सऊदी अरेबिया की सोसाइटी। ये जो मैंने चार पांच नाम लिए हैं, या आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, वो अनिवार्य रूप से वो समाज हैं जहां पर मेल डोमिनेंसी है। और ये जो मेल डोमिनेंसी है, इससे इससे करप्शन का क्या लेना देना है? ये तो सोशल फिनोमेना है कि भाई मेल डोमिनेंट समाज है, कुछ कुछ ऐसी नहीं है। तो आपको इसके लिए आर्गुमेंट होना चाहिए कि उसका आर्गुमेंट ये है कि जो मेल है और फीमेल का रिलेशन अगर ऐसे है, अप एंड डाउन का, सोसाइटी में मेल ऊपर माना जाता है, फीमेल नीचे मानी जाती है। पुरुष जो है वो उच्च है, जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उसमें, और कोई लेडी जो है, महिला जो है, उसको निम्न है। तो इन दोनों का संबंध अगर इस तरह से है, पुरुष के ऊपर और स्त्री के नीचे होने का, तो पुरुष जो है उसका रोल एक स्वामी का रोल है, एक मास्टर का रोल है। और मास्टर है, हमारे यहाँ हिंदी में तो खैर हिंदी और संस्कृत में शब्द भी है ना। पति को कई बार स्वामी ही कहा जाता है, और पति का मतलब ही स्वामी होता है, पति का मतलब मालिक होता है ना। जैसे कि मैं हमेशा क्लास में समझाने के लिए कहता हूँ ताकि याद रहे, पति का मतलब मालिक कैसे है? जैसे हम कहते हैं लखपति, लाखों का, लाख रुपए का मालिक, है ना, करोड़पति। वैसे ही पति मतलब मालिक ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह देखें। तो स्वामी या पति एक ही बात है। तो अगर वो डोमिनेंसी में है, तो डोमिनेंसी जो है, अगर ये चरित्र है किसी पुरुष का, या समाज इस तरह का चरित्र बनाता है कि तुम सुपीरियर हो, क्योंकि तुम एज ए मेल हो, तुम सुपीरियर हो, तो उसका चरित्र हमेशा एक्सप्लॉयटेटर का होगा ही। और एक्सप्लॉयटेशन के लिए जरूरी है कि हिंसा भी अलाउ होगी उस समाज में। हिंसक समाज होगा, यानी कि वो एक्सप्लॉयटेटर होगा, वो वायलेंट होगा, और वायलेंस को समाज सही मानेगा। क्यों? क्योंकि इसके बिना डोमिनेंट नहीं हो सकता, प्रभुत्व नहीं आएगा। प्रभुत्व मतलब डोमिनेंसी। तो पुरुष को अगर डोमिनेंट रहना है, तो हिंसक और शोषक ये उसके करेक्टर में होगा ही होगा। और इस तरह के डोमिनेंसी वाला जो समाज होगा, वो वो मेल को कम संवेदनहीन बनाएगा। क्योंकि संवेदना के साथ आप कैसे प्रभुत्व बनाएंगे? संवेदना के साथ कैसे आप हिंसा करेंगे? नहीं कर सकते। तो वो समाज अच्छा माना जाएगा, ऐसा समाज जहां पर मेल हिंसा करता है। कैसे हिंसा करता है? अगर जवान लड़ा रही है इसके अनुसार कोई, उसकी पत्नी, तो उसको पीट देना, और किसी हद तक पीट देना, ये इसकी डोमिनेंसी में इनबिल्ट है। उसके बिना वो प्रभुत्व, यानी कि डोमिनेंसी कायम नहीं रख पाएगा। तो समाज इसको सही मानेगा। हो सकता है कि जो स्त्री है, मतलब बहू है मान लो, तो जो उसके घर की स्त्री सास है मान लो, वो अपने बेटे को अच्छा ही मानेगी कि अगर उसका बेटा अपनी पत्नी को समय समय पर, जब भी वो जुबान लड़ाए या जो भी बात
जिसको भी हम कहते हैं कि घरेलू नेचर नहीं है इसका, उसके लिए अगर उसको पीट देता है तो माँ कहेगी ठीक है, समाज भी कहेगा कि कोई जोरू का गुलाम नहीं है, समय समय पर सबक सिखाता रहता है, और जो एक नॉर्म्स हैं घर स्त्री का घरेलू बना के रखना, उसका ये पालन करता है। इस समाज का ये एक आदर्श पुरुष है ये। क्योंकि आदर्श किसमें है कि स्त्री घरेलू बनी रहे, उसका करेक्टर डोमेस्टिक हो। और डोमेस्टिक तो कोई एनिमल भी नहीं होना चाहता। हम जब कहते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, तो उसके लिए एक्सप्लॉइट करना जरूरी है, वो हर लेवल पे करना होगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। और ये सब कुछ मिला के उस सोसाइटी के मेल को क्या बना रहा है, संवेदनशील बना रहा है, संवेदनहीन बना रहा है, संवेदनहीन। संवेदनहीन बना रहा है, या संवेदनशीलता को कम कर रहा है। तो अगर सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता कम होगी, तो ये ओवरऑल सोसाइटी में कम होगी। तब जब बीएसए साहब मिड डे मील का खाना खा जाएंगे, तो उनको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, उनको इसमें कोई दर्द नहीं होगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि मिड डे मील खाने कौन आता है। वो बच्चा आता है जिसके पास खाना भी अवेलेबल नहीं है, वो खाने आ रहा, उसका पैसा हम खा जा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि संवेदना ही नहीं है। और समाज भी मोटे तौर पर ये मान के चलेगा कि इतना करप्शन तो चलता है। क्योंकि अगर समाज ही मान ले कि नहीं, इतना भी संवेदनशील व्यक्ति कैसे हो सकता है, संवेदनहीन हो सकता है कि बच्चों का खाना खा जा रहा है, तो समाज रिवॉल्ट कर देगा। तो ना समाज रिवॉल्ट करेगा ऐसे समाज में, और वो व्यक्ति तो करप्ट है ही, वो तो संवेदनहीन है ही, इसलिए तो कर रहा है। तो ऐसा समाज जिसमें डोमिनेंट हो, डोमिनेंसी हो, पेट्रियार्कल समाज हो, वो निश्चित रूप से करप्ट समाज भी है। और इसका इंडिकेटर आप वर्ल्ड के एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें या करप्शन इंडेक्स को देखें, आप देखेंगे लीस्ट करप्शन वहां है जहां पे डोमिनेंसी है नहीं। कहां पे? जहां मेल और फीमेल के रिलेशन ऐसे हैं, बराबरी के हैं, वहां पे करप्शन भी कम है, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हाई है। ठीक है, क्योंकि ये बराबरी का भाव एक्चुअल में जरूरी, जो हम लोग कई कई शब्दों से कंफ्यूज हैं, हम लोग बहुत मिक्स कर देते हैं चीजों को। इससे ये तय नहीं होता कि प्रेम है इन दोनों में, हमेशा संबंध प्रेम का होगा। प्रेम बहुत ही अलग अलग चीज है, वो हम लोग बहुत ही उसको, वो एक उसको बहुत इजी ढंग से हम यूज करने लग गए हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है। पर हाँ, इसमें सम्मान होगा, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को चलाने के लिए, किसी भी संबंध को चलाने के लिए। इवन की पुरुष स्त्री, इवन की पति पत्नी के संबंध को भी चलाने के लिए। प्रेम प्रेम ये सारी बातें सोसाइटी या स्टेट परसू नहीं कर सकता। वो बात, वो बेकार की बात है, वो रोमांटिक बात है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बट अगर अगर आपस में रिस्पेक्ट भी नहीं है एक दूसरे के लिए, तो वो व्यवस्था, वो रिलेशन, चाहे वो जो भी हो, वो टूट जाने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो रिस्पेक्ट ही कब होगा? जब बराबरी की बात होगी। जब बराबरी होगा तो शोषण नहीं होगा। बराबरी कहाँ से होता है? जब हम सिटीजन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। क्योंकि हम अगर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अगर हम सामने रखें, तो हमें नागरिक, सिटीजन, सिटीजन्स के राइट्स सब जगह बराबर हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकती। सीधे लिखा है, अगर आप आर्टिकल 19(1) भी याद करें, तो सीधे सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात है। वो ये कहीं नहीं कह रहा कि रात सूर्य के अस्त होने के बाद स्त्रियां नहीं निकलेंगी, तो वो सिटीजन जो फीमेल हैं, वो आफ्टर सनसेट घर से बाहर नहीं निकलेंगी। ये स्टेट नहीं कह सकता। एज ए नागरिक ये बात नहीं कही जा सकती। वो कह रहा है कि आर्टिकल 21 या 21, सॉरी, आर्टिकल 19 का 1 याद कीजिए, इसके सारे सेक्शन याद कीजिए, वो सारे सेक्शन सिटीजन्स के लिए हैं और इक्वल हैं। कहीं पर मेल फीमेल में भेद नहीं है, बट समाज में है। तो
कोई अगर हादसा हो जाता है किसी स्त्री के साथ, क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद निकली, 8 बजे निकली, रात के 9 बजे निकली, तो जिनके माइंड में, चाहे वो स्टेट के ही मेंबर क्यों ना हो, वो जज हों, एसपी हों, कलेक्टर हों, अगर उनके दिमाग में स्टेट से ज्यादा सोसाइटी घुसी हुई है, तो उस लड़की से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेंगे, रात में निकली ही क्यों। मतलब वो पूछ रहे हैं कि रात में निकलने, वो बता रहे हैं कि रात में निकलने के तुम्हारे राइट्स नहीं है। तो वो राइट्स कौन से राइट्स नहीं है? सोशल राइट्स नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं वो? बताओ जल्दी। सोशल राइट्स की। सोशल राइट। सोशल राइट्स की बात कर सोशल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जहां पर डोमिनेंट है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहां पर रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं फीमेल के। और उसी दायरे में, उसी मर्यादा में, मर्यादा मतलब बाउंड्री, उसी बाउंड्री में, उसी मर्यादा में अगर वो स्त्री है तो वो अच्छी स्त्री है। अगर उस सोशल बाउंड्री को तोड़ रही है, मर्यादा को तोड़ रही है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है उसकी, है ना। तो ऐसी स्त्री जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में है, उसमें हमेशा वो स्त्री अच्छी मानी जाएगी जो घरेलू नेचर की है। घरेलू, डोमेस्टिक नेचर की है। घरेलू नेचर क्या होता है? वो पर्दे में रहती हो, वो बात मानती हो, जो जो भी घर के मेल डोमिनेंट लोग हैं उनकी बात मानती हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये जो है, ये किसी तरह से अच्छा नहीं है। ये किसी के फेवर में नहीं है, इवन कि मेल के भी फेवर में नहीं है। सबसे पहले तो इसी की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये संवेदनशील होगा, क्योंकि अभी ये संवेदनहीन है, इसलिए उसके दिमाग में डाला गया है कि प्रभुत्व होना, डोमिनेंसी बहुत अच्छी चीज है। पर डोमिनेंसी कैसे अच्छी चीज है? आखिरकार इससे अगर समाज में करप्शन बढ़ा है, तो क्या ये उस समाज का पार्ट नहीं है? क्या उससे अगर पता चला कि दवाई लेने गया और दवाई मिलावटी है क्योंकि दवाई में करप्शन हुआ है, दूध लेने गया, दूध मिलावटी है क्योंकि करप्शन है, क्या इससे इस मेल को फर्क नहीं पड़ रहा क्या? डॉक्टर के पास गया, सही से सब कुछ, फीस भी भरी, सब कुछ किया, बट वो इलाज प्रॉपर नहीं कर रहा। करप्शन का क्या इसको नुकसान नहीं है? है सर। और करप्शन क्यों है? क्योंकि सोसाइटी इनसेंसिटिव है, संवेदनशीलता की कमी है। तो आपस में हम सब बातों को मिलाएं तो कुल मिला के, इसलिए हमें नैतिक होना चाहिए, इसलिए हमें मॉरल होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वल, कम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल जब भी आपको देना हो, तो मैंने आपको बताया अभी कि आप इसको हमेशा मेंशन कर सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। ठीक है। जिसमें आते हैं डेनमार्क, इसमें आता है नॉर्वे, इसमें आता है फिनलैंड, इसमें आता है आइसलैंड। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, और बिना किसी प्रिजुडिस के, तर्कों के माध्यम से, कि सोसाइटी में ये सारे नॉर्म्स। अब इसी को एग्जांपल हम कहीं और भी लें, मान लो इंडिया में सुनने में खराब लग रहा है, सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हर तरह के नॉर्म्स, जो भी बेटर नॉर्म्स हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ के, वो बहुत ही डाउन है। ठीक है। बहुत ही डाउन है। हो सकता है पैसे बहुत हो, पैसे बहुत हैं ऑलरेडी, बट ह्यूमन जो लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ नहीं कही जा सकती, नहीं है। ठीक है। तो बात पैसे की नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है इकोनॉमी में। बट रिचनेस फॉर व्हाट? रिचनेस होती ही किस लिए है? अगर ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर रिचनेस का कोई मतलब नहीं है। रिच तो ये हैं, सऊदी अरेबिया वाले काफी रिच हैं। ओके। तो इसकी जगह कौन से नॉर्म्स? दूसरा तो, एक तो मैंने बताया आपको अभी अभी
कि ये सोशल नॉर्म्स, हम सोसाइटी से हमें जो सिखाता है वो मैंने बताया कि वो ट्रेडिशंस वगैरह वगैरह पर डिपेंड रहता है। दूसरा जो हमारा जो हमारे ऊपर नॉर्म्स आते हैं वो किसके आते हैं? राज्य के, स्टेट के। स्टेट किन चीजों पर टिका हुआ है? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। का जो, हाँ, स्टेट का जो बेस है, अगर मैं इंडियन स्टेट को भी दिमाग में रख के बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टेट का जो बेस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। संविधान कैसे बना? चर्चा से बना, आपको पता ही है। लगभग 3 साल की लंबी चर्चा हुई, और चर्चा किन चीजों पे थी? तर्क खोजा जा रहा था, रैशनैलिटी खोजी जा रही थी, कि रैशनल बातों को लेकर आया जाए। रैशनैलिटी हमेशा क्या करती है? प्रोग्रेसिव बनाती है हमें। बात समझ में आ रही है? प्रगतिशील बनाती है, और जो प्रगतिशील है वो जस्टिफाइड है। तो कोई भी जस्टिफिकेशन जो स्टेट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, वो बेसिकली रैशनैलिटी उसका, उसके पीछे है। बात समझ में आ रही है ना आपको? सब लोग बात करो, बताओ। यस सर। और अगर Yes, sir. रैशनैलिटी उसके पीछे है, रैशनल ढंग से वो बात आई, इसलिए नहीं आई है कि हमारे दादा परदादा उनके दादा मानते आए हैं, मतलब जिसको हम परंपरा कहते हैं, इसलिए मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे। उसमें से बहुत सारी बातों को हमने माना भी, बट इसलिए नहीं माना क्योंकि पीछे से चला आ रहा है। हमने इसलिए माना कि वो तर्क के बेस पर वो ठीक था। हमने बहुत सारी नई बातों को माना। तो नया, और नया अच्छा है, पुराना अच्छा है, या कौन अच्छा है, ये मैटर ही नहीं है। रैशनल है या नहीं, मैटर ये है। रैशनलिटी है तो जस्टिफाइड है, रैशनलिटी नहीं है तो वो इनजस्टिफाइड है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये जो जस्टिफिकेशन है वो सोसाइटी को कैसा बनाना चाह रहा है, या हमें ध्यान भी रखना है। सोसाइटी में समूह की बात होती है, स्टेट हमेशा नागरिक की बात करता है, जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है मोटे तौर पर। बहुत ध्यान से समझिए, छोटे छोटे शब्द हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। इनका है कि अगर हर एक इंडिविजुअल इंप्रूव कर जाएगा तो सोसाइटी भी इंप्रूव कर जाएगी। सोसाइटी कोई अलग सी चीज थोड़ी ना है, उसका यूनिट क्या है? सोसाइटी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट तो इंडिविजुअल है। और इंडिविजुअल जो है वो मेल फीमेल, लोअर कास्ट अपर कास्ट अनटचेबल नहीं है, वो सिटीजन है। और ये जो इसके पीछे जो तर्क है वो है कि सब लोग इक्वल हैं। तो सोसाइटी कैसी बननी चाहिए? इक्वल। इगल्टेरियन, मतलब इक्वल, जिसके पीछे फिलॉसफी हो इक्वलिटी की। तो अगर इक्वलिटी होगी तो वही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, जब मैं अपने से बराबर समझ रहा हूं, हमारे रिलेशन ऐसे हैं, बराबरी के हैं, तो इक्वल के हैं। इक्वल के हैं तो रिस्पेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रेम व्रेम शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है वो, ठीक है। हमें हमें रिस्पेक्ट शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर कोई एक शब्द में कोई बोलता भी है कि कोई रिलेशन चलने का कोई एक एक लाइन में, एक शब्द में बताओ क्या आधार होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स उसका बिल्कुल सीधा जवाब है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट है क्योंकि इक्वलिटी है। इससे ये इगलिटेरियन या समता मूलक समाज जो है वो ऑफ कोर्स ज्यादा सेंसिटिव होगा। होगा या नहीं होगा, बताओ? यस ज्यादा सर। संवेदनशील होगा। क्यों? इक्वलिटी में संवेदनशीलता होती है। जब हम बराबर किसी चीज को देखते हैं तो उसके दर्द से हम आहत होते हैं, वो दर्द हमें फील होता है। हाँ, हम किसी को बराबर ना समझें, तो कोई स्त्री मेरे घर में काम कर रही है, चाहे रिश्ते में वो मेरी माँ है, पत्नी है, बेटी है, कोई भी है, बट मालूम है कि लड़कियों का काम है, ये काम है, तो मैं संवेदनशील नहीं होऊंगा कि अरे यार, मैं यहाँ बैठ के ताश खेल रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ और वो बहुत समय से रसोई में काम कर रही है। बट अगर दिमाग में है कि बिल्कुल उसका काम है, वो ये इन्फीरियर है, मैं मेल हूं इसलिए मैं सुपीरियर हूं, तो मुझे कभी भी सेंसिटिवनेस आएगा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि गलत हो रहा है।
कि ये एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन है, कभी नहीं आएगा। बल्कि वो कहेगी कुछ तो उल्टा आएगा कि अरे तुम्हें कायदे कानून पता नहीं है क्या, है ना। तो जो सेंसिटिवनेस है वो ज्यादा होगा जब इगलिटेरियन सोसाइटी होगी, इक्वलिटी बेस होगी, और ये सारे जो नॉर्म्स इन जनरल हमारी डोमिनेंट सोसाइटी नहीं देती, ये हमें तर्क करके रैशनैलिटी के थ्रू हमने ये ऑप्ट किया है, अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं ये। तो क्या फर्क है पॉलिटी में और क्या फर्क है एथिक्स में? पॉलिटी हमें क्या होना चाहिए नहीं बता रहा है। पॉलिटी में हमें साफ साफ दिया हुआ है कि आर्टिकल 19(1) ये है, आर्टिकल 21 ये है, बट वो नैतिक है या नहीं, उसकी पहचान हमें एथिक्स से होती है। उसकी पहचान हम तर्क के माध्यम से यहाँ करते हैं। क्योंकि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इतना समझ लें उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहले हमने अभी तक ये समझा कि हम हमारे नॉर्म्स लाइफ में जो भी हम गवर्न होते हैं वो दो संस्थाएं, दो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स से होते हैं। और वो दोनों में कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है वो मैंने बताया। यहां तक की बात में कोई भी क्वेश्चन उठा आपके दिमाग में आया हो तो पूछिए, बोलिए। बोलो भाई, पूछना है तो विक्रम पूछिए। सर लेकिन जैसे क्वेश्चन आपने बोला कि सेंसिटिवनेस, हम्म। जैसे जिसमें हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, या जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मतलब हम मतलब संवेदनशीलता हमारे अंदर है या नहीं, मान लीजिए है, फॉर एग्जांपल किसी बात को लेकर के हम संवेदनशील हैं, लेकिन सर हम्म। उसका जैसे आपने बोला कि अभी कोई किचन में खाना बना रहा है ना, हम्म। तो मतलब सबको पता होता है कि मतलब काफ़ी घरेलू काम काफ़ी मेहनत वाले होते हैं, और उसमें ज़रूर से कुछ अ, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, और डेली के होते हैं, मतलब कुछ ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है हमारी तरह की इसमें छुट्टी का कोई ऑप्शन है, मतलब दोनों टाइम खाना खाना ही होता है लोगों को। तो सर जैसे संवेदनशीलता तो है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन तो नहीं है, तो ये संवेदनशीलता तो वेस्ट हो गई। और परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि इंसान मतलब उसको चाह कर भी वहां वो खुद वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उस समय वो फ्री ही नहीं है बाई चांस। बात मेहनत की यहाँ है नहीं। बात है हम जब इक्वल लेवल पर जब हम कुछ किसी को मानते हैं समझते हैं। जी। काम मेहनत का तब भी हो सकता है, बट इक्वल मानते हैं तो रास्ता खुद ही निकलेगा और वो पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा, उस पर भार भी नहीं होगा, है ना। उसकी वजह से बने बनाए सारे चीजें टूट सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपकी बात को और एक्सटेंड कर रहा हूँ। जहां पर इक्वल सोसाइटी है वहां पर हमारी तरह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, दाल भात और 3 तरह के तरकारी खाने में नहीं बन सकते। वो खाना बनाएंगे या उन खाना का वहां ट्रेडिशन होगा जो बहुत इन्वॉल्वमेंट का बहुत समय नहीं मांगते। अब मैं एक खाली एक एग्जांपल गढ़ रहा हूं। तो वो समाज अगर जैसे ही सेंसिटिव होगा किसी वर्क के लिए रास्ता निकालेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट फूड खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी क्या है, हम लग्जरी है, हमारे पास वर्क फोर्स मुफ्त का है। तो हमारे जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल दूसरे हैं। हमें चाहिए रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, और एक सूखी सब्जी भी चाहिए, गीली भी, और आपड़ भी और पापड़ भी, सब कुछ। क्यों? क्योंकि एक वर्क फोर्स है जो उसको करता है। जैसे ठीक कुछ आज से 50 साल पहले, आज भी है बट मैं 50 साल पहले की और स्पष्टता से कह सकता हूं, जब हमारे पास दलित जातियों के नौकर अवेलेबल थे, तो जो बाबू साहब हैं, मैं राजपूतों में ठाकुरों में खासतौर पे बात कर रहा हूं, जब मालूम है कि लगभग मुफ्त के मेरे पास 5-10 नौकर हैं, तो वो छोटे छोटे काम भी हम नहीं करना जानते थे। नहीं करना अच्छा नहीं माना जाता था। मेरे सामने है, मेरी गाय है, उसने मान लो गोबर कर दिया, तो बाबू साहब आवाज लगाते थे, अरे नथुआ या जो भी नाम है, आओ ये गोबर साफ करो। उन्हीं की गाय है, उन्हीं के सामने बैठी है और सब कुछ है।
बट वो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए उनके पास सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है। बट जैसे जैसे ऑप्शन कम हुआ, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जितने भी आप देखेंगे मोटे तौर पर यूपी बिहार में जमीनें हैं, वो जमीनें तथाकथित उच्च जातियों की हैं। और ये उच्च जाति की जो जमीनें हैं उस पे वो खुद काम नहीं करते थे, हमेशा से वो काम करवाते थे क्योंकि वर्कफोर्स अवेलेबल था दलित जाति का। बात समझ में आ रही है? यस सर। बट जैसे बात है सर। जैसे 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 सेंसिटिवनेस बढ़ी, और सेंसिटिव कैसे बढ़ी? पहली बात तो जाति प्रथा कमजोर हुई, फिर अवेलेबिलिटी नहीं रही। अब आप नौकर रखने की हैसियत ही नहीं रखते क्योंकि नौकर मिलेगा कम से कम 10,000, 12,000, 15,000। बाबू साहब की हैसियत ही नहीं है कि 4 नौकर रख लें। तब आप क्या करेंगे? या तो बाबू साहब ने खेती कम कर ली, या वो समझ गए कि खेती करना है तो शारीरिक श्रम, अगर मैं किसान हूं तो किसान का जो वर्क है वो करना पड़ेगा। सेम बात मैं यहाँ परिवार में भी लागू कर सकता हूँ कि जैसे ही सेंसिटिवनेस आएगी कि नहीं यार खाना तो जरूरी है, बट इक्वलिटी है, तो वही खाने की डिमांड हमारी परंपरा टूटेगी। और शायद हम वो खाने की बात करें जो इंस्टेंट बन जाता हो, कम मेहनत में बनता हो, जिसको पुरुष भी स्त्री दोनों लोग मिलके बना रहे हों, वगैरह वगैरह। उसके बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। बात समझ गए? जी सर, बिल्कुल। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर उसको बहुत चलो पर्सनल हटा के कहता हूँ। परिवार में हो सकता है एक आध बुजुर्ग ऐसे होते हों जो कहते हों चटनी, चटनी मुझे अभी आज ही याद आई है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मिक्सी वाली चटनी नहीं चलेगी, अगर तुम्हें चटनी मुझे देना है तो वो सिलबट्टे पे पीस के ही दो, 5 मिनट में कुछ नहीं जाता। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कि भैया सिलबट्टा सब लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते वो पत्थर वत्थर होता है उसे बनाते हैं, ठीक है? तो सिलबट्टे वाला चटनी होनी चाहिए, ना कि मिक्सी वाली। ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या सेंसिटिव स्टेटमेंट है, इनसेंसिटिव है, या क्या है, मैं आप पे छोड़ता हूँ ये। और ये तो एक मतलब बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि अभी भी ईस्टर्न यूपी अभी बहुत सारे नॉर्म्स में अभी बहुत परंपरावादी है नहीं और सर, ये तो ट्रेडिशनल। बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पूरे हमारे जानने वालों में एक फैमिली ऐसी मैंने देखी है। यस सर, हाँ सही बात है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही इक्वलिटी की का कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लिए जाएंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक रास्ते हैं ही नहीं। बात समझ में आई? तो ये अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जहां पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, हमसे बेटर है, वहां पर रास्ते निकाले गए। वहां पर इक्विपमेंट्स नहीं सोचे गए कि रसोई में क्या इक्विपमेंट्स होंगे जिससे बराबरी, मतलब कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो उन लोगों ने मिक्सी खोजा, उन लोगों ने ग्राइंडर खोजा, उन लोगों ने डिस्क वॉशर खोजा, उन लोगों ने वॉशिंग मशीन खोजी। क्योंकि जहां रिक्वायरमेंट, जहां आवश्यकता होगी वहां आविष्कार होगा, जहां पर वहां इनोवेशन होगा। हमें, हमारे लिए तो घटिया है ये सब चीजें। भाई एक आदमी जिसको हम खाली खाने पे रख सकते हैं, खाली उसको भात खिलाना है 2 टाइम, उस पे रख सकते हैं हमेशा के लिए, तो हम वॉशिंग मशीन क्यों रखेंगे? वो आदमी साफ करेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत सस्ता है। सस्ता क्या, मुफ्त है। क्यों मुफ्त है? क्योंकि जाति सिस्टम में, कास्टिज्म में कुछ जातियां को इस तरह से उसको पूरा पूरा हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमारे पास फ्री की लेबर, बेकार की लेबर अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ये सर। तो हमारे यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई पुरुष कह सकता है कि आज लिट्टी चोखा बनाओ, बट लिट्टी जो है ना वो अंगीठी पर या लकड़ी के चूल्हे पे बनाओ, क्योंकि वैसा स्वाद नहीं आता आप अगर गैस पे बनाते हो। ये सेंटेंस वो कब कह सकता है? जब उसके यहाँ पर, जब उसमें सेंसिटिवनेस कम होगा। वरना कहेगा कि भाई अगर इतना ही स्वाद आ रहा है कि भाई सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आती तो मैं आज करूंगा, और वो बनाए, तब तो बात समझ में आती है। ठीक है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सब लोग बताओ। यस सर। समझ रहे हैं।
तो ये सब के पीछे मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दिखाता है कि हम सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव इसलिए नहीं है, उसके पीछे एक ही सब तो मैं सिखा रहा हूं मैं कि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और दूसरा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना है। मैं लगातार कह रहा हूं प्रेम व्रेम शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है। क्योंकि कोई पिट रहा है उसमें भी प्रेम देख सकता है, उसको उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। पर रिस्पेक्ट, सेंसिटिवनेस, और वो ओवरऑल सबके लिए अच्छा है, ए टू जेड। कोई भी अपवाद नहीं है कि हाँ इसके लिए अच्छा है इसके लिए नहीं अच्छा है। वो मैंने आपको भी प्रूफ किया। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? दूसरा हम आते हैं, क्या अगर सोसाइटी में ये गड़बड़ियां हैं तो स्टेट बहुत ही पवित्र चीज है, स्टेट हमेशा अच्छा होता है? मैं अभी इंडियन स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सारे स्टेट की बात कर रहा हूँ, फिर इंडिया की भी बात करूंगा। देखो, बखिया तो सबकी उधेड़ी जाएगी बट एक एक करके अभी मैं बात कर रहा हूं अब स्टेट की। बोर्ड तो दिख रहा है सब लोगों को? जी। तो अब ध्यान से सुनो। अभी ये प्रूफ हुआ कि ट्रेडिशंस में जो हमें मिला है उसको हम आंख बंद करके नहीं मान सकते। रैशनैलिटी अगर है तो मानेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने सीखा कब से है, कितने लोग कितने दिनों में सीखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अब हम आते हैं स्टेट पर, स्टेट की चालाकी पर आते हैं। ये मान लो कि ये एक स्टेट के रिसोर्सेस है। बोर्ड तो दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। सर बस बोर्ड ही दिख रहा है, आप जो लिख रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा। अच्छा, वो ज्यादा बारीक हो रहा है। ओके, सर सर कुछ भी नहीं दिख रहा, बारीक नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है। अब दिख रहा है? नहीं सर। अरे क्यों नहीं दिख रहा भाई? नहीं सर, नहीं दिख रहा। सर सर्कल दिख रहा है। अब दिख रहा है ग्रीन सर्किल बड़ा सा? नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा, सर सिर्फ वाइट दिख रहा। check कर दीजिए। अच्छा, हम्म सर हम्म अगर मैं ये स्क्रीन जैसे मैंने अभी अभी ये मूव करी तो आपकी स्क्रीन भी मूव हुई क्या? ये जैसे मैंने सर्कल मूव किया, हम्म आपका मूव हो रहा है आपकी स्क्रीन पे? नहीं, अभी नहीं हो रहा। ठीक। हाँ, हो सर, सकता है रेड कलर का आपका ना सर्कल। व्हाइट बोर्ड शायद जूम इन हो रखा है। जूम इन है, जूम आउट है? सर Zoom in। दिखा, रेड सर्कल दिखा आपको? रेड सर्कल दिख रहा है सर। दिख रहा आप है? कुछ कर, आप एक बार कुछ लेकिन कर बड़ा लो तो छोटा सा सर्कल है। बहुत छोटा सा है। सर वो एक्चुअली इधर उधर खिसक जा रहा है अपने आप। हाँ सर एक्चुअली नहीं वो सर मैं टीम ट्राई का कर रहा हूँ व्हाइट कि बोर्ड है। ये सर अभी थोड़ा हिल रहा है ना, ये देखिए बड़ा हाँ हो रहा है। ये हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, तो ना ये हो रहा है, मतलब बोर्ड एक्सेसिबल है। अब अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो नहीं दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे। सर इसको खाली हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये सर्किल डिलीट तो हाँ नहीं हाँ कर, हाँ हाँ। लेकिन जूम इन जूम आउट हो रहा है क्योंकि मैं माउस से कर रहा था तो इसका साइज ऊपर थोड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है ऐसे। ये देखिए बढ़ रहा है। नहीं, नहीं बढ़ रहा, मेरे नहीं बढ़ रहा, और बाकी लोगों के आपके सर स्क्रीन पे हमारा बढ़ तो रहा होगा। जूम हो नहीं, रहा हम है, अपने आप जूम ही कर डाउन। सकते हैं वो जूम इन जूम आउट, वो अपने हिसाब से ही होगा। पर सर आप एक बार कुछ ड्रॉ करो अब। ये मैंने एक रेड सर्किल ड्रॉ किया है। हाँ वो सर तो दिख उसी रहा के है। पास दूसरा ड्रॉ करिए। हाँ उसके पास एक, हाँ अब दिख रहा है अब। 2 लाइनें खींची है मैंने। हाँ हाँ दिख सर रहा है। इसके हाँ अंदर सर लाइन। दिख रही है ब्लू लाइंस। तो बस यही तो दिखनी है, और क्या होना है? मतलब तो साहब मेरे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो हाँ मेरी हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। आपके स्क्रीन पे कुछ स्क्रीन नहीं हिलाओ मैडम, स्क्रीन हिलाओ, दिखेगा। कहाँ से लाऊं? कुछ नहीं दिखा सर। सर गायब हो गया।
हाँ, तो गायब क्या है किया है उसका? मैंने अभी भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है गायब सर। किया है। मैजिकल सर्किल है सर। अरे ये सब रिकॉर्डिंग में टाइम खराब हो रहा है इसका। अच्छा रुक जाओ। अच्छा, अरे मेन बात समझो, हटाओ जो दिख रहा है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं बोल तो रहा ही हूँ। ठीक है, मान लो रिसोर्स है स्टेट का। अब मैं अब तक आपको समझाया समाज के बारे में, बट क्या स्टेट दूध का धुला हुआ की ऑर्गेनाइजेशन है क्या? स्टेट तो क्या, हिटलर का भी तो स्टेट हुआ करता था, और हिटलर ने भी तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। क्या वो इथिकल होगा, क्या वो नैतिक होगा? हम अब इस पे भी बात कर लेते हैं। आवाज तो आ रही है ना? यस सर। जी जी सर, आवाज क्लियर आ तो रही है। आवाज पे मेरी जाओ, बाकी जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो छोड़ो। ठीक है, तो अगर मान लो ये स्टेट के रिसोर्सेस है, अब मैं चालाकी दिखा रहा हूं कि स्टेट से कैसे चालाकी हो सकती है। स्टेट भी क्या, ऐसा हो सकता है कि स्टेट की जो नॉर्म्स हों वो एक्चुअल में जस्टिफाइड ना हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक केक है, एक केक है ये, और इस केक को केक के हिस्से हों, और ये लेट से 5 लोगों में बंटना है। ठीक है, 5 लोगों की लाइन है। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, बहुत ही चौड़ा सर्किल हो जा रहा है। अच्छा, तो पहले बताओ, हैंड रेज करो, किसे किसे सर्किल नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से मैं आगे बोलने की कोशिश करूं। अनुराग को नहीं दिख रहा, संजय को भी सर्किल नहीं दिख रहा है। ओके, कई लोगों को नहीं दिख रहा। जरा खुद से मुझे भी नहीं दिख अपना स्क्रीन एडजस्ट करके देखो, जरा जूम आउट जूम इन करके कुछ अपने हिसाब से भी करके देखो, दिखता है नहीं दिखता। सर हम इसको अपनी स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, मतलब सेंटर पे। कर मोबाइल सकते का तो नहीं पता, लैपटॉप से कर सकते हैं। अच्छा रुको, मैं इसको एक बार डिलीट करके दोबारा से लाने की कोशिश करता हूँ। सर कहाँ पे ऑप्शन जूम आउट जूम इन का? एक मिनट, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, फिर से एक बार इसको लाते हैं। सर इसके पहले जब आप लिख रहे थे तो बहुत क्लियर दिख रहा था, तो एक बार इसको सर रीशेयर करिए, मतलब क्लोज करके। कोशिश कर रहा हूँ। जी। अब अब दिखाए? सर अभी तो वो अब यस अपलोड हो सर, रहा है। यस सर। दिखा है सर। एक ग्रीन कलर का मैंने सर्किल खींचा है, देखा? यस सर। बड़ा ठीक है सर्कल। सर। यस सर। बड़ा सर्किल। मान यस लो ये सर। स्टेट के सब दिख रिसोर्सेस रहा हैं, है ना, ये स्टेट के रिसोर्सेस हैं, इसको मान लो केक मान लेते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड होना है 4 या 5 जगह डिवाइड कर देते हैं इसको। तो मैं मान लो ब्यूरोक्रेट हूं, या मैं मान लो पॉलिसी मेकर हूं, और इस रिसोर्स को डिवाइड करना है मुझे एज ए स्टेट। तो अब संजय दिख रहा है तुम्हें, या बाकी लोगों को आशीष दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो लाइन में खड़े हैं, एक तो मेरा दुश्मन है, एक मेरा पड़ोसी है जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, दुश्मन से तो बिल्कुल बनती ही नहीं है, पड़ोसी से भी नहीं बनती। हम दोनों इस ताक में हैं कि कौन किसकी जगह कब्जा कर ले, पड़ोसी से रोज झगड़े होते हैं। एक है मित्र, मान लो, एक है, क्योंकि आगे इसका ऑप्शन लेना होगा, मान लो गर्लफ्रेंड है, और 5वां जो है वो है मेरी माँ। ठीक है,
रिसोर्स केक है ये, इसको बांटना है। ये रिसोर्सेस है ताकि इससे लोग, रिसोर्स क्यों होते हैं? ताकि वो अपनी प्रगति कर सकें, अपना वो डेवलपमेंट कर सकें। तो मैंने देखा कि भाई जो पहले, अब इसको कैसे कैसे बांट सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने सोचा कि जो पहले आएगा उसको मैं बांटता चलूं। तो सामने सबसे पहले तो दुश्मन आया हुआ है, दुश्मन को मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता। पड़ोसी भी तो मेरा दुश्मन ही है, उसको मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता। तो मैं क्या तर्क कर रहा हूं, मैंने इसका एक, ये पूरा गोल सर्किल है मान लो, उसका एक बड़ा पीस काटा मैंने, इतना बड़ा पीस काटा। जैसे ही मैंने काटा, जो सबसे आगे खड़ा है तो मेरा दुश्मन, बट सबसे आगे खड़ा, उसको लगा कि ओह मेरे लिए कट रहा है, ये बड़ा पीस कट रहा है, हो सकता है इसका मन बदल गया हो और दुश्मनी मानता ना हो और ये मुझे बड़ा पीस देगा। बट मैंने काटा पीस और काट के माँ को दे दिया। ध्यान से समझिएगा, माँ को दे दिया तो तुरंत सब चिल्लाने लगेंगे कि ये क्या किया तुमने, अपनी मदर को दे दिया इतना बड़ा पीस। मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, मैंने डिप्राइव क्लास को दिया है। बोला कैसे, डिप्राइव कैसे है, वो तो सबसे पीछे खड़ी थी लाइन में, तो हम आ गए हैं। तो मैं क्या तर्क दे रहा हूं, बात को समझो, जो स्टेट तर्क देता है। स्टेट कहेगा या मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे फायदा पहुंचाना है, इस क्रम में पहुंचाना है, फर्स्ट क्रम, सेकंड क्रम, थर्ड क्रम, ऐसे मुझे फायदा पहुंचाना है। तो अब मैंने पूरा इतना बड़ा हिस्सा रिसोर्सेस का या केक का माँ को दिया। जैसे ये चिल्लाएंगे मैं समझाऊंगा कि बात को समझो, तुम लाइन में आगे हो, बट जो सबसे डिप्राइव है वो तो हमेशा पीछे ही रहता है। गांधी का जंतर याद नहीं है? गांधी क्या कहते थे, जो सबसे पीछे है लाइन में, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पीछे है उसको फायदा हो, जो सबसे कमजोर है अगर उसको फायदा होता है तब आपकी पॉलिसी अच्छी है। क्योंकि डिप्राइव्ड है तभी तो सबसे पीछे है। इसकी एज 70 है, 70 ईयर की है, इसके पास कोई और रिसोर्सेज भी नहीं है। स्टेट का काम है डिप्राइव्ड क्लास का, जो वंचित वर्ग है, उसकी सहायता करना। और इस तर्क के आधार पर ये बड़ा पोर्शन, लगभग 40% मान लो, मैंने हिस्सा उठा के मदर को दे दिया है। और नाम क्या दिया, क्योंकि हम डिप्राइव्ड को ऊपर उठाना चाहते हैं, डिप्राइव्ड की हेल्प करना चाहते हैं, जो सबसे पीछे है लाइन में। इस तर्क पर, डिप्राइव का तर्क तो अच्छा है, कोई भी दुश्मन या पड़ोसी या कोई भी इसका अप्रोच नहीं करेगा भाई। डिप्राइव मदर, मैं कहूंगा मेरे मन में तो यही है कि मुझे मदर को फायदा पहुंचाना है, बट मैं तर्क क्या दे रहा हूं कि मैं सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड क्लास है, इसकी एज इतनी हो चुकी है कि ये अपने लिए कोई और काम नहीं कर सकती, 70 एज है, इसलिए मैं इसको मदद पहुंचा रहा हूं। क्या तार्किक लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रही है बात, बताओ। सर लग रही है। यस सर। तो मैं ये कह ही नहीं रहा कि माँ को पहुंचा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं गांधी को याद करो। गांधी कह तो रहे हैं कि जो लाइन में सबसे पीछे है, जीसस भी यही कह रहे हैं। क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, मैं तर्क गढ़ लूंगा, मैं कहूंगा देखो आप होली बाइबल उठाओ, बाइबल में जीसस कितनी ही बार कहा है कि जो सबसे पीछे है मैं उसके साथ खड़ा हूं। जब जीसस खड़े हैं, गांधी खड़े हैं, और डेमोक्रेसी का काम ही क्या है, डेमोक्रेसी का काम जो सबसे कमजोर है उस पर ध्यान देना है, डिप्राइव्ड क्लास को ऊपर लेके आना है। और जो 70 साल की बूढ़ी है, उससे डिप्राइव्ड इस लाइन में कोई और है ही नहीं। तो मैं इसलिए इसको पहुंचा रहा हूं फायदा। अंदर की बात ये भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, बट कुछ कर नहीं सकते। फिर इसका एक हिस्सा और काटा मैंने, 20% मान लो ये है, 20% ये है, मैंने उठा के इसको गर्लफ्रेंड को दे दिया। फिर ये लोग बहुत बात उठाएंगे कि ये क्या किया आपने। मैंने फिर तर्क गढ़े, मैंने कहा कि ये स्त्री है और युवा है, अगर हम स्त्रियों को, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और युवा स्त्री भी है युवा भी है, यहां पे तो चलो वृद्ध थी, ये
जो पैसा दिया है, रिसोर्स दिया है, वो खाली वो जीवन यापन में इस्तेमाल करेगी, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। महिलाओं के विरोध में बात मत करो। अगर आप समाज में महिला विरोधी हैं तभी ये बात कह सकते हैं। मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं अपने इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा हूं, बट एज ए स्टेट मैं अपने रिसोर्सेस को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बांट रहा हूं, विथ आर्गुमेंट, विथ वैलिड आर्गुमेंट। तो मैं आपको धीरे धीरे इस तरफ लेके आ रहा हूं कि तर्क से ही हमेशा जस्टिफिकेशन नहीं होगा, तर्क गढ़े जा सकते हैं। मैं और आगे बढ़ता हूं। बचा हुआ 20% मैंने अपने फ्रेंड को, मित्र को दे दिया, ठीक है, मित्र को दे दिया। फिर ये बात उठेगी, मैं फिर कहूंगा कि भाई ये मिडिल में है बेचारा। सबसे ज्यादा पिसने वाला तो व्यक्ति मिडिल वाला ही होता है। आगे वाले भी कुछ पा जाते हैं, पीछे वाला भी पा जाते हैं, ये बेचारा पिसा हुआ है, दोनों तरफ से दबा हुआ है। सारे कष्ट तो मिडिल मैन को ही मिलते हैं, मिडिल जो क्लास है उसको ही प्रॉब्लम होती है। तो ये बचा हुआ भी मैं इसको दे रहा हूं। बाकी कहेंगे कि मुझे, हमें क्या मिला, हम दोनों को, बोला नेक्स्ट टाइम। रिसोर्सेस खत्म है, लिमिटेड रिसोर्सेस है सोसाइटी के, स्टेट के, तो लिमिटेड रिसोर्सेस में फिर कभी रिसोर्स बन पाया तो आपका नंबर आएगा। अब मुझे बताओ इसमें आर्गुमेंट कहां वीक लग रहा है आपको, बताओ। आर्गुमेंट ठीक है, पर क्या एक्शन भी ठीक है? आवाज तो आ रही है ना, बताओ। आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन वही थोड़ा सा पार्शियलिटी है। अल्टीमेट पार्शलिटी तो है ही। अब आपको ध्यान रखना है, इंडियन इलेक्टोरल स्टेट, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात अभी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि स्टेट तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको चलाने वाला कोई गवर्नमेंट होगा, है ना। आपको पता है स्टेट के 4 कंपोनेंट हैं, उसमें से जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो उसको उसको क्रियान्वित करता है, जो उसको एक्सक्यूट करता है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो हम चुनते हैं, और गवर्नमेंट जब हम चुनते हैं तो वो अपने अपने सेगमेंट देखेगी, वो कि मैं किस सेगमेंट को मैं लाभ पहुंचाऊं ताकि वो मेरा वोट बैंक बने। उस सेगमेंट को लाभ पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं एक आर्गुमेंट कर सकता हूं कि जो रिजर्वेशन है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन अगर मैं कास्ट वाइज दूंगा, और जैसे कि मान लो मैं एक पार्टी हूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, या नाम ले लेते हैं, मान लो बीजेपी हूं, मुझे पता है कि मुझे सो कॉल्ड अपर कास्ट के वोट मिलने हैं, तो मुझे रिसोर्स का बड़ा हिस्सा इनको देना है। तो मैं आर्गुमेंट गढ़ूंगा कि रिसोर्स बांटने का, रिजर्वेशन का जो बेस्ट तरीका है वो कास्ट नहीं है, वो है क्या? आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन अगर मैं अगर स्केल बनाता हूं, तो कुल मिला के मैं ऐसे तर्क गढ़ता हूं जो मेरा जो वोट बैंक है, या जो मुझे जिन लोगों को अपने साथ रखना है उनको मैं साथ रख सकूं, और वो उसके पीछे कुछ आर्गुमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि स्टेट है, डेमोक्रेसी है। आप ऐसे केवल आपकी आस्था वाली बात तो आप नहीं मान सकते कि हम चाहते हैं कि अपर कास्ट को फायदा पहुंचे, तो हम ये बात सीधे तो नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि जो आर्थिक रूप से डिप्राइव्ड हैं उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, और इस आर्गुमेंट को का काट आप नहीं ला पाएंगे। लाएंगे तो फिर जो दूसरी पार्टी लाएगी तो वो भी अपने वोट बैंक खोएगी। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? और ये लोग जब गवर्नमेंट में आएंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, तो ये जो पॉलिसी बनाएंगे वो फिर से लॉजिकल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। उसके पीछे मेन पर्पस होगा
वो होगा अपने लोगों का फायदा पहुंचाना। तो आपको याद रखना है कि क्या इस, या इसको हम और पलटते हैं और बड़ा करते हैं, एक दूसरा आर्गुमेंट गढ़ते हैं, फिर से लेते हैं वही रिसोर्स या केक। अब तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आप लोगों को? यस सर। यस सर। हम वापस उसी केक को लेते हैं, ठीक है, और वही फिर से पार्टिसिपेंट वही है, ठीक है। मेरा दुश्मन और दूसरा क्या लिया था, पड़ोसी, मित्र, माँ, ठीक है। यही सोसाइटी है में जिनको मुझे रिसोर्सेज बांटना है। तो अगर ये मान लिया गया कि देखो ऐसा है, मैं इनके टुकड़े कर सकता हूँ, छोटे बड़े कैसे भी टुकड़े कर सकता हूँ, टुकड़े करने की मेरी आज़ादी है कि मैं कितने बराबर टुकड़े करता हूँ, गैर बराबर करता हूँ। बट इलेक्टोरल वोट है, इसमें से टुकड़े तो मैं कर सकता हूँ, बट कौन बांटेगा ये तय होगा इलेक्शन से। या मान लो एक पर्ची पड़ी हुई है, 5 लोगों की पर्ची है, टुकड़े में कर सकता हूं, बट इसमें से बांटने का काम जिसकी पर्ची निकल आएगी, हो सकता है दुश्मन की पर्ची निकल आए, दुश्मन बांटेगा, पड़ोसी की निकल आए, वो बांटेगा, कोई भी बांट सकता है जिसकी भी पर्ची निकल आए। अब मेरे दिमाग में क्या बात आ सकती है कि यार अगर मैं मान लो ऐसे बांटता हूँ वापस पुराने वाले की तरह, 40% एक तरफ कर दूं, 20-20 एक तरफ कर दूं, तो हो सकता है अगर मान लो दुश्मन का नंबर आ गया, अगर वो बांटेगा तो फिर तो जाहिर सी बात है 40% अपने पास ही रख लेगा या अपनी पसंद के लोगों को देगा। ये पॉसिबिलिटी है। पड़ोसी के पास आ गया, नंबर आ गया, तो उसका भी यही है, तो हो सकता है कि वो बड़ा हिस्सा अपने पास रखे और हम लोग बाकी लोगों को मिले ही ना कुछ। फिर एक समस्या ये भी है कि मैं जानता हूं दुश्मन की जो है, जो नजर है, वो गर्लफ्रेंड पे भी है। हो सकता है इसको अपने पक्ष में मिला ले ये, और इसके पक्ष में मिल जाए ये, तो इसका 40%, ये लालच देगी कि 20% मैं तुम्हें दूंगा, ये 20% मिलके 60% हो जाएगा, और बाकी लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं या कम मिलेगा। बहुत गड़बड़ियां हैं। तो अगर इलेक्टोरल होना है मैटर, ये अगर कोई चुनना है, अगर ये मान लो ये इससे ही चुनना है, तो सबसे अच्छा होगा, सबसे कम नुकसान होने के चांसेस हैं कि मैं इसके 40-20-20 ना करूं, मैं क्या कर दूं, इसके इक्वल पार्ट कर दूं। अब इससे क्या है, मेरा नंबर आ गया या मेरे लोगों का नंबर आ गया तब तो ठीक ही है, पर अगर उनका नहीं आता है तो जिसका भी आएगा, क्योंकि पार्ट तो मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकता हूँ, तो अगर मैं इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूँ, इक्वल रिसोर्सेज को बांटता हूँ, तो नंबर किसी का है, फायदा मतलब मुझे अलग से नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कुछ इसमें ऐसे हैं सेगमेंट जो अपनी लॉयल्टी बदल सकते हैं। तो अगर हम ये देखें इलेक्टोरल वोटिंग में इसको लेकर आए, तो कुछ सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं जो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जो एसपी के साथ भी जा सकते हैं, यानी कि सपा पार्टी, सपा, वो बीएसपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। वो तो जहां जहां पर जो उनको अपने साथ ले ले उसके साथ जा सकते हैं बाई चांस। तो मुझे क्या करना होगा इस संभावनाओं को देखते हुए, जैसे मैंने आपको लास्ट 2-3 क्लास पहले बताया था कि कांसीराम का जो आंदोलन हुआ, उसमें जो ओबीसी था, वो अगर कांसीराम के पक्ष में चला जाता तो आने वाले पता नहीं कितने ही इलेक्शन केवल कौन जीतता, एससी प्लस, एससी एसटी तो एक ही हो गए, एससी प्लस ओबीसी। बात समझ में आ रही है? यस सर।
तो ये जो सेक्शन है, इसको अपने साथ में जो भी पार्टी लेके जाएगी या जिसके साथ खड़े होंगे उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं। तो मैं रिसोर्सेस को मैं कुछ इस तरह से बराबर बराबर बांटूंगा। देखो, पहला जो एग्जांपल दिया मैंने केक को बांटने का, वो भी आर्गुमेंट के तौर पे ठीक था, बट बाई मतलब अंततः वो गलत था। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। क्योंकि मैंने उसके आर्गुमेंट ही ऐसे रखे थे जो मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, जबकि वो आर्गुमेंट तो थे। तब अब आपको बात को समझनी होगी, जो मैं मेन बात कह रहा हूं, जिसके बाद मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, उसका आंसर आपको लिखना होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जहां पर पहचान की राजनीति होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, वहां पर बहुत चांसेस हैं कि स्टेट कभी भी कोई फर्म डिसीजन ना ले पाए, लॉजिकल डिसीजन ना ले, क्योंकि लॉजिक के साथ भीड़ नहीं जाएगी, वोट नहीं पड़ेंगे। ललचाया जा सकता है, जैसे मैंने अभी दिखाया, जैसे इस वाले केस में गर्लफ्रेंड को ललचा के वो दुश्मन के पास भी शामिल हो सकती है और मेरे पास भी शामिल हो सकता है। ये मैटर सेम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भारत जैसे देशों में वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। आइडेंटिटी, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकना हूं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। तो यहां पर अगर हम ये सोचें कि पॉलिटिक्स लेकर आएगी रैशनलिज्म, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट अपने हैं। वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जिससे उसको अगले साल अगले इलेक्शन में वोट ना मिले। तो फिर क्या है, तो क्या सोल्यूशन है? पहले हमने देखा सोसाइटी, उससे कुछ नॉर्म नहीं निकला। अभी मैंने बताया आपको कि जो वोट पॉलिटिक्स जिस तरह से स्टेट चल रहा है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तर्क तो गढ़ सकती है, बट एक्चुअल में उससे न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। क्या ये दोनों बातें समझ गए आप लोग? यस सर। मतलब हम गवर्नमेंट के, इवन कि हम जुडिशरी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। जुडिशरी के तमाम तर्क जस्टिफाई हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, बट सारे जो भी वो जुडिशरी डिसीजन दे रही है वो सारे के सारे लॉजिकली भी ठीक हैं, ये जरूरी नहीं है। मैं सेंटेंस फिर दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेती है वो सारे डिसीजन रैशनल ही हैं, ये गारंटेड, ये बात 100% नहीं कही जा सकती। क्यों क्यों नहीं कही जा सकती? ऐसा हम तमाम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें वो तमाम डिसीजन ऐसे हैं जिनको हम रैशनल नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी, चाहे वो कानून बनाने वाले संस्था हों या उनको एक्सक्यूट करने वाले, जैसे कि मैंने अभी बताया जुडिशरी, हम रैशनलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में वोट का प्रेशर है, वहीं जुडिशरी का काम बहुत फ्रेश डिसीजन देना नहीं है। जो लॉ बना है, और बनाया किसने है, अभी मैंने आपको दिखाया, वो तार्किक बता रहे हैं पर तार्किक लॉ नहीं बनाया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देना है। जो बने बनाए नॉर्म्स हैं, मोटे तौर पर कई बार कोर्ट उसके बियॉन्ड जाते हैं, बट वो कोर्ट का एक्चुअल काम नहीं है। एक्चुअल काम क्या है? कानून बनाना काम है क्या कोर्ट का? बताओ। नहीं सर। उनका काम नहीं सर। जो कानून बना है उसका स्पष्टीकरण करना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। तो कोर्ट भी ये नहीं कर सकते। तो सबरीमाला वाले मामले में वो, या किसी भी मामले में, बाबरी मस्जिद मामले में, या अभी अभी जो पिछले समय से चल रहा है, पिछले समय से हमेशा टाल भी देते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन में रेप, मैरिटल रेप जिसको बोलते हैं, उसमें वो रैशनल ही डिसीजन दें। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बताया, उन्होंने कहा कि इससे परिवार टूट जाएंगे। अगर हम ये मान लें कि इसको हम एक्सेप्ट भी कर लें कि भारत में ऐसा भी होता है, तो वो डिसीजन रैशनल नहीं है। हाँ, जो हमारे लॉ ऑफ द लैंड है, उसको उन्होंने
उसको सही से रख दिया है, बट वही डिफॉल्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है उसका, अभी मैंने आपको बताया, सारी कहानी बताई केक के माध्यम से। तो क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या होप कहाँ है? ना सोसाइटी में होप है, अगर नहीं ना गवर्नमेंट में है, तो क्या होप कहाँ मिल सकता है बताओ? कहाँ से हम रैशनल सोचें? क्योंकि हमने आपको अभी शुरू की क्लास में बताया, बिना रैशनलिटी के क्वालिटी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, करप्शन खत्म नहीं हो सकता। तो कहाँ होगा बताओ, या हो ही नहीं सकता? कोई भी जवाब दें। कोई होप है? एक ही होप हो सकती है जिसके लिए यूपीएससी और फिर बाद में स्टेट सभी पीसीएस ने उसको ऑप्ट किया। उसकी पॉसिबिलिटी, एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्यूरोक्रेसी में। क्यों? अगर हम ब्यूरोक्रेट लें, वो नैतिक हों, वो मॉरल हों, तो पॉसिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का वो पार्ट है जो परमानेंट है। इसको वोट, वो वो जनता के लिए जवाबदेह नहीं है। ये जो है उसको हर समय, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं तो अगली बार आप भूल जाइए इलेक्शन। आप अपने पॉलिटिकल लाइफ में सुसाइड करना हो पॉलिटिकली, तब तो आप कोई बहुत ऐसा डिसीजन लें जो अनपॉपुलर हो, वरना आपको हमेशा पॉपुलर डिसीजन लेने होते हैं। बट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऐसी कोई दबाव नहीं है। जो नैतिक है वो डिसीजन ले सकता है या लेना चाहिए, क्योंकि उसको वोट, एक बार आप सेलेक्ट हो गए, आप इलेक्ट नहीं हो रहे, सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप नैतिक हो जाएं, आप मतलब ब्यूरोक्रेसी नैतिक हो जाए, तब सोसाइटी में एक बड़ी, इनके जरिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि नैतिकता आए, एथिकल नॉर्म्स आए, मॉरलिटी ऊपर आए, रैशनलिटी आए। और किसी में ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो तार्किक तो कह सकते हैं, मैंने अभी बताया तार्किक होगा, बट एक्चुअल में ठीक नहीं होगा। मैंने आपको बताया माँ को और बाकी अपने जिसको मैं चाह रहा था उसको मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ रिसोर्सेस में ज्यादा हिस्सा दे रहा था। ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद की जा सकती है अगर हम ऐसे लोगों को लाएं, ऐसे लोग हों, क्योंकि उनकी जवाबदेही, उनको मतलब वोट के लिए नहीं करना है, उनके टर्म्स फिक्स हैं। इस तरह से, इसलिए इस पेपर का इतना वेटेज है। पीसीएस में 200 मार्क्स का मतलब एक पूरा पेपर, कि अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी छोड़ के हम कोई डिक्टेटरशिप या मोनार्की की तरफ तो बढ़ नहीं सकते। डेमोक्रेसी ही रखेंगे, डेमोक्रेसी रहेंगे तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ही होगी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पहचान की राजनीति होती है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, तमाम बातों से ऊपर भी क्या बात रही, टिकट उस जाति को मिलेगा जो जाति उस एरिया में डोमिनेंट होगी। तो उत्तर उत्तर बिहार में डोमिनेंट जाति जो हैं वो भूमिहार हैं, तो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों ना हो, टिकट देगी किसी भूमिहार को। दूसरी तरफ और आगे बढ़े तो कुर्मी जाति ही बड़ी संख्या में है। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर हम अपने यहाँ की बात करें, इटावा, जसवंत नगर, इन सब एरिया की बात करें, यादव डोमिनेंट, यादवों की डोमिनेंसी है। तो ए पार्टी हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो टिकट मिलेगा उसका लास्ट का जो सरनेम होगा वो यादव ही होगा। क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स में पहचान की पॉलिटिक्स है। वोट पड़ेंगे ही नहीं दूसरे को, या वो हार जाएगा तो टिकट ऐसे को क्यों मिलेगा। या फीमेल को हम टिकट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? जीतने के चांसेस कम है, क्योंकि
बहुत लोग वोट नहीं करेंगे। XYZ ऐसे तमाम एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी और से ज्यादा होप नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। बट ब्यूरोक्रेसी, हाँ, ब्यूरोक्रेसी के इंटरेस्ट कब टकरा जाते हैं? जब कोई ब्यूरोक्रेट कोई खास पोस्टिंग चाहता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग, और कहीं नहीं टकराते। तो अगर वो इथिकल है और वो जानता है कि एथिक्स ओवरऑल अच्छा है और वही पालन करा सकता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का इथिकल होना, या ब्यूरोक्रेसी से ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इथिकल हो और सोसाइटी में एथिक्स को स्टैब्लिश करे। अब बताओ, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये समझाने का हरगिज मतलब नहीं है कि पूरी जुडिशरी, सबके सब पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, सबके सब करप्ट वो हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ मोटे तौर पर इंटरेस्ट कहाँ पर टकरा रहे हैं। और जब इंटरेस्ट टकराते हैं तो कोई भी ह्यूमन नेचर है, जब इंटरेस्ट टकराते हैं तो मैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करूंगा, दूसरा भी यही कोशिश कर रहा होगा। और इंटरेस्ट को फुलफिल करने में मैं तर्क गढ़ सकता हूँ, बस वो तो मेरी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैं कितने तर्क गढ़ता हूँ, वो सच्चाई पे डिपेंड नहीं करता। तो हर तर्क सच तक पहुंचाता हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तर्क खाली ये बताता है कि मेरी मेंटल कैपेसिटी दूसरे की तुलना में थोड़ी बेटर हो सकती है, बट मेरी नीयत भी बेटर है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैं आपको कल से बिल्कुल एक नई बात आज बता रहा हूं। तर्क गढ़ना, तर्क जरूरी है, गैर तार्किक होने से तार्किक होना अच्छा है, बट तर्क एक अल्टीमेट आंसर नहीं हो सकता। समाज में तर्क ही नहीं था समाज की चीजों का, उससे बेटर था कि तार्किक आए। बट तार्किक और धूर्त दोनों एक साथ हो सकते हैं, अक्सर होते हैं, फिर भी सोसाइटी में क्वालिटी लाइफ या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज है। बोलो, क्लियर है यहां तक बात? यस सर। कल वाला आंसर कुछ लोगों ने लिखा है, नहीं लिखा? कल क्वेश्चन कुछ बोला था ना, बताओ क्या था, जरा पढ़ के सुनाओ। सर ये था एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल ह्यूमन वेलबीइंग। हाँ, तो मैंने बताया था कि नैतिकता मानव उत्थान के लिए कैसे सहायक है। तो कुल मिला के अब तक अगर आप लोग समझे हैं, आज की क्लास से समझे हैं, तो मुझे आंसर देने की कोशिश करें। इसका क्या आंसर कैसे लिखेंगे? रत्ना बताओ। सर मैंने तो पता करो आज। नहीं, लिखना नहीं है, बस सोच के बताओ क्या लिखोगी क्या। सर उसमें मतलब ये बता, पहले हमने बताया एथिक्स होती क्या चीज़ है, एथिक्स को फिर वो कैसे डिफाइंड करेंगे हम, कि कैसे एथिक्स हमारे डिसीजंस मेकिंग में या हमारे ब्रदरहुड में या हमारी क्रेडिबिलिटी को सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने में कैसे हेल्प करती है, उसके बारे में बताया है। फिर देन भी कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे बेटर कर सकते हैं, अगर एथिक्स नहीं होगी तो हम कैसे फील करेंगे, और अगर एथिक्स को यूज़ करते हैं सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं तो कैसे होंगे। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट को प्रिजर्व करते हैं तो हमारी थिंकिंग में, हमारे एक्शंस में सेल्फ ओरिएंटेशन होगा, ये चीज़ बताया है। फिर उसके बाद हम कैसे अपनी फैमिली में, कैसे कम्युनिटी में, विलेज में, देन नेशन में उसको कैसे यूज़ करेंगे। मतलब घर से शुरू होगी एथिक्स और कैसे नेशन तक जाएगी, उसको कैसे कैलिब्रेट करेंगे, ये बताया है। अच्छा, ठीक है, कोई और भी ट्राई करे कि ह्यूमन वेलबींग में कैसे ये एथिक्स जो है वो हेल्पफुल है। बताओ आयुष, तुम कोशिश करो। यस सर। बताओ ह्यूमन वेलबींग में कैसे हेल्पफुल है एथिक्स। एक मिनट से। चलो तब तक तुम सोचो, तब तक बताए संजय, बताइए तब तक आप।
सर ये मानवीय कल्याण के लिए कैसे योगदान करेंगे ना? सर सर कल्याण का मतलब तो यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सके या एक सही डिसीजन हो सके, और सही डिसीजन के लिए एथिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, एथिक्स के बारे में, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये कल्याण को, मानव कल्याण है उसका उत्थान करेंगे। जब इथिकल होना इतना अच्छा है तो आप मुझे सोच के बताओ मुझे, अभी आप लोगों ने सब लोगों ने समझ गए कि इथिकल होना सबके लिए अच्छा है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो जब इथिकल होना इतना अच्छा है तो सोसाइटी इथिकल क्यों नहीं है? सर सोसाइटी जो है ना वो ट्रेडिशन से फंसी हुई है, वो रैशनल होना नहीं चाहती। अरे जब इतना सारा फायदा है तो हमने तमाम चीजों को छोड़ा। भाई हम कल तक जो है हम धोती पहनते थे, आज हम जीन्स पहन रहे हैं, तो ट्रेडिशन तो तोड़ा ही है हमने। तो इथिकल क्यों नहीं हो जाते? कोई भी बताए। सर इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो सर सेल्फिशनेस की है, वो स्वार्थ की है। तो अगर हम एथिकल होते हैं तो वो हम सर देखते हैं कि मतलब स्टेट लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे तो अच्छी चीज है, बट अपने पर्सनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे बोले तो वो थोड़ा सा बेनिफिट नहीं देती है। तो वो जो हमारा जो स्वार्थ वाला जो साइकोलॉजी है सर, वो हमारी कहीं ना कहीं रोकता है एथिकल होने से। कोई और भी ट्राई करे, बताए। सर बेसिकली, सर मैं बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें मुझे जो लगता है सर, सोसाइटी एक डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर इन द सेंस कि मतलब वो सबके साथ है, मोस्ट ऑफ द पीपल की, वो जो हैं अपनी रियलिटी कोई सामने नहीं लाना है। एवरीवन नोज कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम क्या होता है, जैसे कि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। मैंने अभी कहा तो कि प्रेम की बात नहीं करनी है क्लास में। नहीं नहीं, मैं सर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है ना? नहीं हाँ। सर, जैसे मैं जब हम मैरिजेस की या लव मैरिज की बात करते हैं तो सर बहुत जैसे इक्वलिटी की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सर इसमें जब हमारा देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम अपनी बेटी के लिए देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, आज हम किसी और की बेटी के लिए देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो मतलब जो हमारा रियल नेचर है वो मतलब एथिक्स पे है ही नहीं, डुअल कैरेक्टर पे है। हम दिखावा ज्यादा करते हैं और सच्चाई जो होती मतलब है हम उसको बताना नहीं। हिपोक्रेट हैं, हिपोक्रेसी है ज्यादा, ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, हिपोक्रेसी ओके। को ही हम सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, और बस हाँ। ये चाहते हैं कि सामने वाला ये समझ जाए कि हम अच्छे हैं। हम ओके। अच्छे हैं या नहीं हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को ठीक है। अपना फायदा दिखना चाहिए। ठीक है। और लोग बताओ भाई, हम सर इथिकल सर क्यों नहीं एथिक्स है? जो है वो नॉर्मेटिव स्टडी है, तो उसमें क्या होना चाहिए आइडियल कंडीशंस है, बट वैसा होता नहीं है। फिर अभी भी सही आंसर नहीं मिला है मुझे। हिमानी, सर ये मुस्कान, तुम लोग कोशिश करो। लोग इथिकल क्यों नहीं है जब सर इतने सारे फायदे हैं? मैं तो कोशिश सेंसिटिव नहीं है। जरा बच्चों से Then पता करते हैं। हिमानी बताओ, जल्दी बोलो। सर मुझे भी वो सेल्फिशनेस वाला पॉइंट ठीक लगता है, क्योंकि हम अपने लिए सब कुछ एक्यूमुलेट कर लेना चाहते हैं ठीक कि है। मिल जाए। जैसे आप इकोनॉमिक्स में बताते हैं ना कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हाँ। तो वही वाला सीन है कि वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज इतने हैं कि मतलब रिसोर्सेज स्केयर हैं वांट्स के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक्वायर कर लेना चाहते हैं, इसलिए चलो हम ठीक ethical है। नहीं। ठीक है। कोई इसके अलावा किसी के पास आंसर हो? ये तो मैं समझ गया जो आप लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट और हिपोक्रेसी, दो बात समझ में आई। कुछ और बताना चाहें? आंचल तुम बताओ। सर हाँ, सर मैं बोल रही थी कि मेरे को ये लगता है कि सर एथिक्स लाइक सब एथिकल इसलिए नहीं है बिकॉज सबके लिए एथिक्स अलग है, सबके लिए राइट रॉन्ग अलग है, एंड इट्स अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो आई मीन सब अपने हिसाब से नॉट सोचते हैं कि वो रिलेटिव, मतलब सब्जेक्टिव कहना चाह रही होंगे आप? हाँ सब्जेक्टिव है। ओके। हाँ। तो
सो आई थिंक सब अपने हिसाब से यही सोचते हैं कि मतलब हम तो मतलब ये कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड दैट्स एथिकल एंड दैट्स ओके according to us. I think that's why there is not a standard definition, or like not everyone is at the same page or ethical. कोई और आंसर है किसी के पास? सर एक कोशिश कर सकता हूँ। हाँ अनुराग बताओ। हाँ सर, इन सब चीज़ों के साथ में ऐसा लगता है कि एथिकल ना होने की एक वजह यह है कि हम पॉपुलर बने रहना चाहते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे फैमिली के लेवल पे हो, या सोसाइटी के लेवल पे हो। हम इसीलिए रैशनल डिसीजन वैसे जानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन पब्लिकली ओपन नहीं करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और इंटीग्रेट नहीं रह पाएंगे, चाहे सोसाइटी से या ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी और हम सबके चहेते नहीं रहेंगे, यही ना? जी जी जी। ठीक है, कोई और बात हो किसी के पास? सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी जो नए लोग अभी तक जो बोले नहीं है। हाँ हाँ बोलो रवि। हाँ सर, मतलब पता नहीं कितना सही है कितना गलत। सर ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है ना, क्योंकि जब जो हमने अब तक एथिकल में पढ़ा, तो एथिकल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको इक्वल माने, है ना? तब हम सेंसिटिवनेस अपने पास ला पाएंगे। तो हम एथिकल इसलिए भी नहीं हो पा रहे ना सर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तो वैसे ही आप देखो कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है कि ठीक है, इनइक्वालिटी की वजह से हम एथिकल नहीं है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ठीक है सर। हाँ विक्रम अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? Sir, in most of the cases we do not have space to adopt new thing. तो मतलब एक वर्ड लाइन में बोल रहा हूँ अपनी बात को, कि हमने नई चीजें अडॉप्ट करना और सीखना, हमें ऐसा लगता है कि हम जो जानते हैं दैट इज परफेक्ट एंड अल्टीमेट, और नया कुछ सीखना और जानना चाहते ही नहीं है बेसिकली। ओके ठीक है, ठीक है। और कोई है जो कुछ कहना चाहता हो और उसका नंबर ना आया हो? ठीक है। अज्ञानता भी हो सकती है। अज्ञानता, एग्जैक्टली पता ही नहीं है। सही बात है, हमें इसके फायदे का ठीक ठीक पता नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, और इसमें कुछ शायद समझ पाए हों आप, कि मैंने कहा कि मैं मेल हूं, मेल के तौर पे पैदा हुआ हूं, और मेल डोमिनेंसी मुझे लग रही है कि मेरे फेवर में है, बट मैं अज्ञान में हूं। मैं अगर इसको ठीक से समझ जाऊं कि इथिकल होना मेरे भी फेवर में है, तो मैं इथिकल हो जाऊंगा। हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न होते हैं, पर सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, इसको अगर ठीक से मुझे समझा दिया जाए, इसके हमारे मुझे ज्ञान हो कि सेल्फ इंटरेस्ट क्या ये है, कि मैं दबा के काम कर लूं, करवा लूं, तो इससे क्या मैं भी सच में आनंद में रहता हूं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं क्लास में, पता नहीं कितने साल से दे रहा हूं, कि अगर मैं एक गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैंने बांध रखी है गाय को रस्सी से और मैं उसको खींच के ले जा रहा हूं। बट वो रस्सी छुड़ा के भाग जाए तो पता चल जाएगा कौन किसके पीछे आ रहा है। मैं दौड़ूंगा, उसने मुझे बांध के रखा था, क्योंकि मैं उससे बंधा हूं। तो अगर हम किसी को दबा के रखते हैं, बांध के रखते हैं, हम भी टेंशन में रहते हैं। मैं अपनी मुट्ठी को अगर कस के रखना चाहूं, मुट्ठी बांध के रखना चाहूं, तो ये नेचुरल नहीं है, चाहे मुझे सिखाया गया हो कि ये देखो ये बहुत अच्छा स्टाइल है। क्योंकि नेचुरल क्या है, अध खुली मुट्ठी नेचुरल है। मुट्ठी बांध के रखना, किसी को दबा के रखना, इक्वल ना समझना, रिस्पेक्ट ना होना दूसरे के लिए। अच्छा, रिस्पेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कराऊंगा। मेरा अगर कोई पियोन है, मैं ऑफिसर हूँ, मेरा कोई पियोन है, मेरा कोई सफाई करता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा तेरी जगह मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ उसका रिस्पेक्ट होना। दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपना कलेक्टर हूँ, कलेक्टर छोड़ के मैं इतना मैं सेंसिटिव हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झाड़ू लगाने लगूंगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसके काम को, उसको ह्यूमन समझना, उसके काम को समझना, उसके साथ जस्टिस करना, मैं उस नेचर की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को उसके फायदे के बारे में पता नहीं है। लोग सच में ज्ञान में नहीं है। जिसको वो समझ रहे हैं कि वो ज्ञान है, या जिसको वो समझ रहे हैं कि वो आनंद में है, एक्चुअल में आनंद है ही नहीं वो।
क्योंकि मैं किसी को दबा के रखता हूँ तो मैं भी हमेशा टेंशन में ही रहता हूँ। मुझे लगता है कि कोई कोई कहीं से छूट तो नहीं जाएगा, कहीं से वो मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा। मैंने आपको अभी जो पूरा सर्किल बनाया मेल डोमिनेंसी में, जिसमें मैंने बताया एक्सप्लॉयटेशन के लिए जरूरी है वायलेंस, तो मुझे बीच में वायलेंस क्यों करना पड़ता है? ताकि मैं अपनी डोमिनेंसी को खत्म, मैं अपने जो मैं हावी हूं उसको मैं खत्म नहीं होने देना चाहता, तो मैं भी टेंस ही रहता हूं। तो एक नेचुरल लाइफ मैं भी नहीं जी सकता, मैं भी एक आनंद की जीवन नहीं जी सकता। मुझे हमेशा टेंशन रहेगा कि मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, मेरे नॉर्म्स तोड़ तो नहीं दिए जा रहे, मेरी हेजेमनी कम तो नहीं हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर लास्ट में हम देखें तो मैंने कहा कि अगर इनसेंसिटिवनेस को कम करता है तो सोसाइटी में ये तो ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, सब पे पड़ेगा ना। तो मैं सोसाइटी का कंज्यूमर भी तो हूँ, मैं तमाम चीज़ों को सर्विस सोसाइटी से ही तो लेता हूँ, वहाँ भी गड़बड़ होगा। तो ओवरऑल एथिक्स को जिस ढंग से समझाना पढ़ाया जाना चाहिए छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक, ये मानते हुए कि ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे मतलब कि ये एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और इसको ये सबके इंटरेस्ट में है, इसका ज्ञान कराना जरूरी है। जिस दिन हम लाभ जान जाते हैं वो चीज हम करने लगते हैं, वो चीज को हम फॉलो करने लगते हैं। हमारे लिए करना मुश्किल तभी तक होता है जब तक हम उसके लाभ को जानते ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये इसका आंसर जी होगा सर। कि लोग इथिकल क्यों नहीं हैं, एथिक्स क्यों नहीं बिहेव करते। तो अगर इसका एक लाइन में आंसर, बस लंबा चौड़ा आंसर दिया जा सकता है, मैं आपको दूंगा भी, बट एक कम से कम शब्दों में कहना हो तो यही कहेंगे, क्योंकि लोग इसके लाभ से परिचित नहीं है। ठीक है, लोग इसके बेनिफिट को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को वो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हिंदी में कहावत है, हिंदी में आमतौर पर तमाम आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉग है, कुत्ता है जो, वो अपनी हड्डी को ही चूसता है। जैसे कि एक सूखी हड्डी को वो उसने उठा लिया और वो उसको चूसता जाता है, वो उसको कुतरता जाता है, उस हड्डी में कुछ नहीं है। बट वो हड्डी जो है ना, जब वो अपने मुंह से चूस रहा होता है या उसको कुतर रहा होता है, काट रहा होता है, तो उसी के मुंह से खून निकल आता है, क्योंकि हड्डी सूखी हुई है। उस खून को वो पी रहा होता है, उसको लगता है कि मैं आनंद में हूं, जबकि वो भारी कष्ट में है। बट उसको उसको उस समय पता नहीं होता, वो मजे में होता है। तो कई बार जो हमें लगता है कि मुझे सुख दे रहा है, वो एक्चुअल में वो हमारा सुख होता नहीं है। जैसे मैंने कहा मेल डोमिनेंसी में या किसी भी चीज के डोमिनेंसी में, जहां भी इक्वलिटी नहीं है, ये मैटर है। तो खैर, जो कल हम लोगों ने या जो अभी मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर लिखवा दूं या आप लोग एक बार कोशिश करेंगे? क्वेश्चन ये था, सर एक बार कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये था, मैं हिंदी में पहले बोल दे रहा हूं फिर इंग्लिश में बोलता हूं। स्पष्ट कीजिए कि नैतिकता किस प्रकार मानव कल्याण में योगदान देती है। आपको बताना था कि नैतिकता मानव कल्याण यानी कि ह्यूमन वेल बीइंग में किस तरह से जो मॉरलिटी है, एथिकल वैल्यूज हैं, एथिक्स है, वो पार्टिसिपेट करती है, वो अपना काम करती है। तो आशीष तुम बताओ, क्या लगता है कि अगर इसको क्या क्या पॉइंट होंगे आपके इस मामले में कि ह्यूमन वेलबींग में के लिए जरूरी है? सर अब तुम रुक जाओ, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। बताओ आशीष। सो हाँ, अभी जैसे आपने जो जो पॉइंट बताए एथिक्स के, एक तो इक्वालिटी के लिए भी एथिक्स जरूरी है, और मतलब वही कि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा अपने सेल्फ डोमिनेंट होना चाहते हैं, वो इसके फायदे को नहीं जानते हैं। और जिससे करप्शन भी कम होगा अगर एक्चुअल में एथिकल नॉर्म्स को हम सोसाइटी फॉलो करती है तो। हाँ,
तो अदर डेवलपिंग कंट्री की तरह जो है, जो स्टेट है वो भी प्रोग्रेस करेगा, एक प्रोग्रेसिव स्टेट होगा। और इमोशंस जो दूसरों के लिए लोगों के मन में कम इमोशंस हैं, तो मतलब इमोशंस की जो फीलिंग है वो भी बढ़ेगी। और यही सब जो आपने जितने भी स्टेप बताए हैं। और इससे क्या होगा कि अभी तक जो भी हम ट्रेडिशंस फॉलो करते थे वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फॉलो करते थे, इंसान अपने बिलीव्स को मजबूत करने के लिए करता था। लेकिन अब जो ट्रेडिशंस फॉलो होंगे वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बनाएंगे, क्योंकि उसमें सभी का कल्याण होगा और कास्टलेस सोसाइटी बनेगी। और भी बहुत सारे जो भी सोसाइटी के जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो सब दूर होंगे इन सब चीजों से। ओके, इसका एक आंसर लिख लो। मैं पूरे 150 वर्ड्स में ये इसका एक आंसर लिखवा देता हूँ, ताकि एक लाइन क्रिएट हो जाए कि किस तरह से आपको आंसर सोचना है, लिखना है ना। मैंने समझाया तो है, वो एक एक लाइन के लिए समझा दिया है आपको, बट एक आंसर लिखना हो, एग्जैक्ट आंसर लिखना हो 150 वर्ड्स में, तो क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेल बीइंग। स्पष्ट कीजिए कि नैतिकता किस प्रकार सामाजिक व मानव कल्याण में योगदान देती है। 10 नंबर का क्वेश्चन। तो लिखिए। व्यक्ति के जीवन और आचरण को सही मार्ग पर लाकर नैतिकता व्यक्ति व परिवार के कल्याण को बढ़ावा देती है। By regulating one's life and conduct on right lines, comma, ethics promotes individual and family welfare. फुल स्टॉप। एक नैतिक व्यक्ति सौहार्दपूर्ण कॉमा संतुष्ट जीवन यापन करता है। A moral individual leads harmonious कॉमा contented life. Contented, CONTENDEND, contented life, संतुष्ट जीवन। समाज में उसकी प्रतिष्ठा है और वह सामान्यतः चिंताओं, व्यग्रताओं व अपराध बोध से मुक्त रहता है। He is respected in society and generally lives without worries, anxieties and guilt feelings. फुल स्टॉप करके लिखते जाओ। He has a feeling of inner happiness. वह आंतरिक प्रसन्नता के भाव से रहता है। फुल स्टॉप करके लिखो। Morality also helps individuals in living up to their talents and potentialities. नैतिकता लोगों को अपनी योग्यताओं
वह स्वामर्थ के अनुसार जीवन यापन करने में सहायता करती है। Morality leads to good character. Morality leads to good character formation. नैतिकता से अच्छे चरित्र का विकास होता है। जो मनुष्य को बिखरने व दुष्क्रिया वाले आचरण से बचाता है। बिखरने व दुष्क्रिया वाले आचरण से बचाता है। Morality leads to good character formation, which insulate man from dissipating and dysfunctional behavior. फुल स्टॉप करके लिखते चलो। Undistracted by bad feelings and motives. बुरी भावनाओं व उद्देश्यों से अविचलित ऐसे लोग अपने जीवन के ध्येय मतलब लक्ष्य, ध्येयों व आकांक्षाओं को दृढ़ता से पूरा करने में लगे रहते हैं। Undistracted by bad feelings and motives, such men are able to pursue their life's goal and aspirations. यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से अभी 100 वर्ड हो गए होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। Ethics obviously enhance social well-being. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नैतिकता स्वाभाविक रूप से सामाजिक कल्याण को बढ़ाती है। Important moral qualities like altruism, परोपकार, परहित, beneficence, concern for other and empathy promote goodwill. Concern for others, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना, concern for others and empathy promote goodwill and harmony among people. हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं। महत्वपूर्ण नैतिक गुण जैसे परोपकार, अन्यों के लिए चिंता से लोगों में सौहार्द बढ़ता है। एम्पैथी का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही फील करना, है ना। सिंपैथी को अच्छा शब्द नहीं है, उससे बेटर शब्द है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब अगर आपको जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को मैं बिल्कुल वैसा ही समझ रहा हूँ, मैं भी वही फील कर रहा हूँ, दैट इज एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब है कि तुम्हारी पीड़ा है, मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ, बट मैं फील नहीं कर रहा, मैं ऊपर हूँ और आप नीचे हो। तो एम्पैथी मैंने इसे लिखवाया है, एम्पैथी प्रमोट
goodwill and harmony among people. तो आगे लिखो, society becomes to that extent less egoistic and छोड़ो egoistic and gain cohesiveness. समाज उस सीमा तक कम अहमवादी होता है समाज उस सीमा तक कम अहमवादी होता है जब वह संबद्धता को प्राप्त कर लेता है। वो जो है वो कोहेंसिव हो जाता है। संबद्धता मतलब तुमसे मैं जुड़ गया हूं, संबद्ध हो गया हूं। वो उतना ही कम अहंकारी होता है, कम अहम होता है, उसमें इगोइस्टिक कम हो जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ईगो होना आखिरकार सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। वो मैंने आपको प्रूफ करके लास्ट क्लासेस में बताया है। नैरोनेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। छोटा दिल होना, छोटा विचार होना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ये हम अलग अलग टाइम समझा चुके हैं। आगे लिखो, सोशल वेलफेयर डिपेंड्स ऑन सोशल वर्चूज। सोशल वेलफेयर डिपेंड्स ऑन सोशल वर्चूज and fraternal feelings among men. मानवों वाला मैन है यहां पर। ethics refine and enable relations between men. लास्ट लाइन लिख लो, ultimately a happy moral community rests on goodwill and morality of its members. नैतिकता से लोगों में संबंधों का परिष्कृत नैतिकता से लोगों में संबंधों को परिष्कृत व उदात्त नैतिकता लोगों के संबंधों में परिष्कृत व उदात्त उत्पन्न करता है। अंततः इंग्लिश में और बोलिए सर लास्ट लाइन अल्टीमेटली के बाद अल्टीमेटली के बाद कॉमा कर लें। ये हैप्पी मॉरल कम्युनिटी रेस्ट ऑन गुडविल एंड मॉरलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। नैतिकता से लोगों के संबंधों में परिष्कृत व उदात्त आता है। अंततः एक सुखी नैतिक समुदाय अपने सदस्यों के कल्याण व नैतिकता पर टिकी होती है। अल्टीमेटली ये हैप्पी मॉरल कम्युनिटी रेस्ट ऑन गुडविल एंड मॉरलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। सर एक सुखी समुदाय, उसके बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। अंततः एक सुखी नैतिक समुदाय अपने सदस्यों के कल्याण व नैतिकता पर टिकी होती है। बस 150 शब्द हो गए होंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, इसकी स्टार्टिंग में जो आपने फर्स्ट लाइन लिखाई थी आंसर की स्टार्टिंग में, बाय रेगुलेटिंग वंस लाइफ एंड कंडक्ट,
इसके आगे फिर ये लाइन पूरी कर दीजिए सर, वो थोड़ा आवाज चली गई थी आपकी। वो फिर कोई बताए जिसने लिखा हो बोले। रत्ना आपने लिखा है? रत्ना बोल दीजिए, या जिसने भी लिखा हो बोल दे। रवि? सर यही कंडक्ट के बाद 2 वर्ड छोड़े थे, वैसे उसके बाद है कि बाय रेगुलेटिंग वंस लाइफ एंड कंडक्ट एथिक्स प्रोमोट इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर। हाँ ठीक है। तो इस तरह क्लास में आंसर लिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, कि वैसे तो आप समझ गए कि ठीक है एथिक्स है सबका लिए अच्छा है, बट एक लाइन का तो आंसर है नहीं, 150 शब्दों का लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह से बातों को लिखना या समझाना होगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप कह सकते इसी आंसर को दे सकते हैं कि हमें मॉरल होना क्यों जरूरी है। इसी का आंसर बनाया जा सकता है कि हमें मॉरल होना क्यों जरूरी है। तो वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए। इसमें कोई लाइन अगर समझ में ना आई हो तो उसको पढ़िए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी से पढ़िए। कोई भी लाइन अगर आपको लगता हो कि ये नीड टू एक्सप्लेन, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। नहीं सर क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आ रहा है। ठीक है सभी को। तो इस तरह से हमने आज ये समझा कि ना तो परंपराएं और ना ही स्टेट कह रहा है इतना ही काफी है नैतिक होने के लिए। दोनों ही काफी नहीं है, दोनों के पीछे रैशनल होना जरूरी है ना। तर्क जो आए उसकी भी रैशनल ढंग से उसको उसको क्रिटिकली उसको देखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टेट बहुत कुछ करता है जो जिसको हम रैशनल नहीं कह सकते, बट वो उसके लिए तर्क जुटा लेता है, उसके लिए वो आर्गुमेंट जुटा लेता है। तो आर्गुमेंट होना हमेशा इथिकल होना नहीं है। क्लियर है बात? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा किसी के ऊपर, तो वो क्यों चलेगा? खाली सुप्रीम कोर्ट के कहने से वो बात इथिकल नहीं हो जा रही, लॉजिकल नहीं हो जा रही, उसको लॉजिकल होना होगा। हाँ, हम ये एक अलग ढंग से देखें तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, बिना किसी आस्था के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन तर्क पर टिका हुआ है। अगर हम प्रियम्बल में आप सब लोग को देखें, आप लोग जाने प्रियम्बल पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि प्रियम्बल के जो नॉर्म्स हैं वो इसलिए एथिकल हैं क्योंकि वो लॉजिकल भी हैं, क्योंकि वो रैशनल भी हैं। क्लियर है? आप सोच नहीं सकते कोई समाज जो इक्वलिटी, जो भी, खाली आप प्रियम्बल के नॉर्म से याद कर लें, उनके बिना इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रीडम पर आधारित ना हो और वो समाज अच्छा हो, ऐसा, या सुखी समाज हो, वहां पे ह्यूमन इंडेक्स हाई हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है बात ये? जी। तो जब हम आगे पढ़ें तो हम बहुत सारे थिंकर्स के नाम पढ़ेंगे, हम बेंथम पढ़ेंगे, हम मिल पढ़ेंगे, हम कांट पढ़ेंगे, हम और भी बहुत लोगों को पढ़ेंगे। तो फिलॉसफी का और एथिक्स का एक खास तरीका है पढ़ने का। जब आप पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान से सुने और उसके आर्गुमेंट, वो जो आर्गुमेंट दे रहा है उसके साथ चलें कि वो कहना क्या चाह रहा है। बाद में हम क्रिटिसाइज करेंगे उसको, क्योंकि आप साथ ही साथ क्रिटिसाइज करेंगे तो अभी तो बहुत लोग कर ही नहीं पाएंगे क्रिटिसाइज उन लोगों को, बट अगर आपको दिमाग में आ भी रहा है तो धैर्य रखें, क्योंकि हर थॉट और थिंकर के बाद हमें उसका क्रिटिसिज्म करना ही करना है। बट जब हम मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैन पढ़ा रहा हूँ, जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी, तो जैना फिलॉसफी पहले कह क्या रहा है शांति से सुने, जब वो कह लें
तब हम उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये तरीका होगा जब हम बेंथम पढ़े हैं, जब हम मिल पढ़े हैं, जब हम इस तरह के नाम पढ़ेंगे, उनके थॉट प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी तो मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, मैक्सिमम कल की क्लास में सारी जनरल बातें खत्म हो जाएंगी कल तक। फिर हम लोग ज्यादा डीप में बात करेंगे थिंकर्स के थॉट को लेकर, जो सबसे पहले तो जो जुड़े हुए हैं एथिक्स से। उसके बाद फिर हम कुछ क्लासेस के बाद फिलॉसफी की बात भी करेंगे। तो इस तरह की आर्गुमेंट हमें तैयार करने हैं, जिसमें मैंने बताया स्टेट भी आप समझ गए, और इससे पहले आपने सोसाइटी समझा। कुल मिला के एक कई क्वेश्चन के आंसर दे सकते हम हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी को इथिकल क्यों होना चाहिए, क्योंकि संभावना उसी की है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस में रिपीट हो सकता है। पीसीएस में क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन की संभावना है आईएएस वाले क्वेश्चन को ही आसान करके, यूपीएससी वाले क्वेश्चंस को ही आसान करके पीसीएस में आ जाए, बहुत चांसेस है। तो आपको समझना है कि ब्यूरोक्रेसी में ही पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इथिकल हो। और क्योंकि इथिकल होना जरूरी है, इसलिए इथिकल तो होना ही है, बट संभावना और कहीं नहीं है, ज़्यादा संभावना ब्यूरोक्रेसी में है। क्यों है, क्या बताया था, बताओ क्या आर्गुमेंट है, ब्यूरोक्रेसी में क्यों पॉसिबिलिटी है इथिकल होने की? सर क्योंकि वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं। तो उनको बार बार पॉपुलर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसको वो ऑप्ट करें। पॉपुलर क्या है, इसके लिए उनको ऐसे उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक बात है? यस सर। इसलिए एथिक्स एक मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर है हमारे यहाँ, हमारे सिविल सर्विसेज में। सर सिलेबस का एक पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, तो ये क्वेश्चन इसमें ही आ जाएगा? अभी तो और उसके लिए काफी सीखना अच्छा है। हाँ, जी। कुछ हद तक तो आप लिख सकती हैं, बट कभी कुछ थोड़ा और सीखना है, कुछ और पॉइंट्स क्लियर होने हैं। ठीक है ना? बहरहाल मुझे आज इतना ही पढ़ाना था। मैं इतने में से ही पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई भी बात, चाहे वो सोसाइटी के बेस पर हो या स्टेट के बेस पर, आपको पूछना है तो पूछिए, ताकि आप इसके आंसर लिख सकें। मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप इसके आंसर दे सकें। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर आपको लिखना है। क्योंकि आगे हमें बहुत सारा पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, और इथिकल गवर्नेंस क्या है। ठीक है, या महात्मा गांधी के क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखो हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में जिसमें केक बांटना था, गांधी के आर्गुमेंट को अपने कनिंग वाले इंटरेस्ट में यूज कर लिया था, किया था ना? कि गांधी भी कहते हैं कि भाई जो सबसे यस सर। पिछड़ा है, सबसे डिप्राइव्ड है, उसको मिलना चाहिए, और इसको इसको कोई काटेगा भी नहीं। बट आपको मैंने बताया, वो कनिंगनेस के साथ, धूर्तता के साथ यूज किया गया, क्योंकि एक्चुअल में उसका फायदा कुछ मुझे उस वर्ग को पहुंचाना था जो मेरे इंटरेस्ट में है, वो मेरे वोट बैंक के लिए है या जो भी है, उसको करना था। और उसके लिए भी ध्यान रखना है, जो भटक सकता है, वो आज मेरे पक्ष में कल दूसरे पक्ष में भी आए, उसके लिए भी मुझे कुछ चारा डालना है। तो ये सारे आर्गुमेंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो उसका मतलब समझ में आ गया है आप लोगों के, तो अच्छी बात है। एक मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखाता हूं। दो तीन शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना आप लोग अपनी लैंग्वेज में, और वो मुझे आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं लिखकर। तो लिखो, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न
शब्दों की व्याख्या करें। पहला है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं 30 वर्ड्स में लिख दीजिए। नंबर बी, अकाउंटेबिलिटी। क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, ये लिखना है। अकाउंटेबिलिटी की हिंदी क्या होगी? उत्तरदायी सर। उत्तरदायी। फिर आपको लिखना है जवाब देता करके हाँ कुछ। हाँ, फेयरनेस। एंड जस्टिस, एक ही साथ है, फेयरनेस एंड जस्टिस। और कोई पॉपुलर वर्ड बताइए, और लिखो। करेज, करेज, COURAGE, करेज ऑफ कन्विक्शन। 4 हो गया, एक और लिख लो, 5 सही है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, SPIRIT, स्पिरिट ऑफ सर्विस, स्पिरिट ऑफ सर्विस। इनको बहुत ज्यादा नहीं, कोई 30 वर्ड्स के आसपास, 20 to 30 वर्ड्स के आसपास इनको आपको उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जितना भी कर पाए, ताकि आपको इन दोनों जो शब्द हैं उनकी समझ बन जाए। ठीक है, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूं। मैंने ऊपर लिखवाया पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, फिर जवाबदेही या उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, फिर निष्पक्षता तथा न्याय, फेयरनेस एंड जस्टिस, फिर मैंने बताया दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास का साहस, और लास्ट में मैंने बताया सेवा की भावना। आपको कोई 30 वर्ड के आसपास, कभी 25 भी हो सकता है, कभी 35 भी हो सकता है, बट इसके आसपास आपको लिखना है। ठीक है, लिख के मुझे आप लोग कल क्लास शुरू होने से पहले तक आप मुझे व्हाट्सअप करना लिख लिख के। तो दैट्स इट, इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। कुछ पूछना है तो पूछ